हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास इन कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। जैसा कि हमने एक सीरीज़ नई स्टार्ट की है आपकी, जिसमें हम पाइथन का कंप्लीट रिवीजन टूर कर रहे हैं। उसका एक पार्ट ए बनाया हमने, ठीक है। और उस पार्ट ए के भी हमने सब सेक्शन बनाए हैं। अभी तक हमने पार्ट वन पार्ट टू हमने कंप्लीट कर दिया था। ये हमारा पार्ट थ्री है। इसमें भी हम कुछ पाइथन के जो फर्दर एस्पेक्ट हैं उनको कवर करेंगे। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आप नोट्स बना रहे होंगे टाइम से और आपको समझ में भी आ रही होंगी चीज़ें। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको कोई डाउट तो नहीं है इनमें। ठीक है, कोई डाउट हो तो हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपका टॉपिक है डेटा टाइप। तो इसको देख लेते हैं। डेटा टाइप। चलिए, नाम से ही हमें पता लग रहा है कि डेटा टाइप का मीनिंग क्या है आपका। टू आइडेंटिफाई, यानी जो एक दो टर्म से बना हुआ आपका डेटा और टाइप। ठीक है। डेटा का मतलब क्या है, कोई भी आपका जो भी कंटेंट है, सपोज ए है, बी है, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, इनको आप वेरिएबल्स बोलते हो प्रोग्रामिंग में। और टाइप का मतलब है कि ये किस तरह के टाइप के होंगे, यानी ये कंटेंट कैसा होगा इसका, यानी व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट ये स्टोर करेगा। ठीक है। तो बेसिकली काम क्या है इसका, आपका डाटा टाइप का, टू आइडेंटिफाई। टू आइडेंटिफाई क्या आइडेंटिफाई करेगा ये, टाइप ऑफ डेटा को। टाइप ऑफ डेटा को। ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कुछ कि a इज इक्वल टू 10, और उसके बाद एक दूसरा ले लेते हैं नेम, इन्वर्टेड कोमा में स्ट्रिंग है हमारी कोई। ठीक है। अब यहाँ पर एक b है, यहाँ पर 7.8। तो ये तीन एग्जांपल लिए हमने। ठीक है। अब ये तीनों में हमें बताना है कि ये किस तरह का डेटा होगा, या ये जो ए का है आपका किस तरह का टाइप होगा। तो जैसे ए है, ए में हमने कौन सी वैल्यू डाली, हमने 10 वैल्यू डाली है। तो 10 क्या है हमारा, इंटीजर। तो ये इंटीजर टाइप का ऑटोमेटिकली पाइथन में बन जाता है। ऐसे ही आपका रोहित है, रोहित क्या है आपकी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। ठीक है। तो स्ट्रिंग, तो ये नेम जो है, नेम नाम का वेरिएबल है, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का हो जाता है। तो पाइथन आपको प्रोवाइड करता है इस तरह की फंक्शनैलिटी, जिसमें भी आप जो भी इनपुट डालोगे वो उसी के अराउंड, उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो उस टाइप का बन जाता है। जैसे ये 7.8 है, ये क्या आपका फ्लोट नंबर, जो पॉइंट के नंबर होते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो फ्लोट नंबर होते हैं। तो इसको जब आप बी में डालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू, ये ऑटोमेटिकली बी वेरिएबल फ्लोट टाइप का बन जाएगा। आपकी जो पहले लैंग्वेजेस होती थी उसमें आपको क्या स्पेसिफिकली अलग से डिफाइन करना पड़ता था, यानी आपकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी, ट्रेडिशनल लैंग्वेज, उनमें आपको अलग से ही, यानी स्टैटिक टाइपिंग वहाँ पर यूज़ होती थी, जो हमने लास्ट क्लास में पार्ट टू में डिस्कस किया था। तो उसमें क्या होता था, सपोज आपको a इज इक्वल टू 10 करना है, तो वहाँ पर आपको इंट a इज इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आपको फ्लोट वैल्यू चाहिए तो फ्लोट यहाँ पर b इज इक्वल टू 7.8, तब जाके ये वैलिड रहेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर पाइथन के केस में क्या है, पाइथन में आप डायरेक्टली इनको सही कर सकते हो, यानी ये वैल्यू आपके जो आपका डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। ठीक है। तो अब पाइथन में बहुत सारे आपके बिल्ट इन डेटा टाइप हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्लाइड को नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपके बिल्ट इन कोर डेटा टाइप है वो कौन कौन से हैं। बिल्ट इन कोर डेटा टाइप, बिल्ट इन कोर डेटा टाइप कौन से होते हैं आपके, सपोज सबसे पहले कौन सा है, नंबर। तो नंबर आपके क्या है, ऑलरेडी बिल्ट इन है, यानी इनकी प्रॉपर्टी पहले से ही डिफाइंड है आपके कंप्यूटर की लाइब्रेरी में, यानी पाइथन की लाइब्रेरी में। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग भी ऑलरेडी डिफाइंड है। ठीक है। इन सबको हमने डिटेल में डिस्कस भी कर रखा है, हम दोबारा एक बार इसका, क्योंकि हमारा रिवीजन पार्ट है तो हम इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे सारी चीज़ों को। लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ठीक है, और डिक्शनरी। ठीक है। ये पांच तरह के आपके बिल्ट इन कोर डेटा टाइप हैं। अब इनके बारे में हम एक एक करके सीखेंगे क्या क्या होते हैं ये। तो स्क्रीन पे बने रहिए, अपने नोट्स वगैरह बनाते रहिए टाइम टू टाइम, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम नंबर के बारे में जानते हैं। देखिए, नंबर, नाम सुनने में बिल्कुल सिंपल लग रहा है कि नंबर का मतलब क्या होता है, आपके कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट। ठीक है। न्यूमेरिकल डिजिट, जितने भी आपके नंबरिंग वाले होते हैं ना, नॉर्मली आपको पता है 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इस तरह के, लेकिन उसमें भी क्लासिफिकेशन होता है, तो आपको वो देखना है आप किस तरह से क्लासीफाई कर पाओगे उन चीज़ों को। तो सबसे पहले नंबर में क्या मिलेगा आपको, कौन कौन से टाइप के होंगे आपके नंबर के अंदर, इंटीजर है। ठीक है। दूसरा आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट
नंबर, ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया इसका। और थर्ड टाइप आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। बेसिकली आपकी नंबर की ये तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि इस तरह से आपके डेटा टाइप हो सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर भी आपको समझना है किस किस तरह से काम होगा। तो इंटीजर को भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है आपको, ठीक है। एक तो होता है इंटीजर साइंड, यानी जिसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इंटीजर साइंड वाले नंबर, ठीक है। दूसरा है आपके बूलियन। देखिए बूलियन भी इसी कैटेगरी में आएगा। अगर आपको कहीं अपना बूलियन यूज़ करना है तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू रहेगी, तो वहाँ पे वन और ज़ीरो ही यूज़ होते हैं। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले क्या है आपका, कि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा इसका, देखिए नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो साइंड का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर भी, दूसरा नेगेटिव नंबर भी। जो इंटीजर आपके हैं, इंटीजर क्या होंगे, वो नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यूज़ होंगे आपके। यानी नॉर्मल आप जितने भी यूज़ करते हो, जैसे 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट या इनका कम्बिनेशन। और क्या करेंगे इसमें, सिंगल डेटा टाइप होता है आपका, सिंगल डेटा टाइप, ठीक है। इसको ही आप क्या बोलो, इंटीजर का यूज़ करके आप बोल सकते हो इसको, अगर आपको कोई नाम लेना है यहाँ पर। और क्या है, ये क्या करता है, किसी भी इंटीजर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज टू स्टोर एनी इंटीजर। होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें कि इंटीजर क्या होता है। ऐसे ही हम समझेंगे बूलियन के बारे में। तो बूलियन क्या होता है, देखिए बूलियन का मैंने लास्ट क्लास में भी बताया अलग अलग पार्ट में, कि बूलियन की दो ही वैल्यू मिलेंगी आपको, या तो रहेगी फॉल्स या रहेगी ट्रू, ठीक है। अब फॉल्स का मतलब ज़ीरो होता है और ट्रू का मतलब वन, ठीक है। अब ये रही बात फ्लोट की। देखिए फ्लोट का मतलब क्या होता है, जिसमें डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं आपके, ठीक है। ये 15 डिजिट प्रिसीजन तक चल जाता है आपका। तो यहाँ पर सिंपल लिख लीजिए, डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। और इसका प्रिसीजन कहाँ तक जाता है, 15 डिजिट तक, 15 डिजिट प्रिसीजन। यानी आपका पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है, यानी पाइथन का कंपाइलर है, वो एप्लीकेबल है किसके लिए, कि आप 15 डिजिट प्रिसीजन तक अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, यानी उसने डेटा तक को वो कंपाइल कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे उसको दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही अब बात हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका भी हमने आपको बता रखा है, जो किस टाइप के होते हैं, जो इस तरह की फॉर्म में आपके नंबर होते हैं उनका यूज़ करने के लिए। ये भी बेसिकली क्या आता है, आपके फ्लोटिंग पॉइंट की कैटेगरी के ही होते हैं, ठीक है। अब ये होते कैसे, पेयर ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग नंबर आपके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक नंबर होता है आपका रियल, दूसरा क्या होता है आपका इमेजिनरी, ठीक है। ये बस समझने के लिए, जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया था, हमें दोबारा इसमें बता रहा था कि आपका रिवाइज हो जाए अच्छे से। थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, अब ये क्या करते हैं, बोथ इंटरनली एज फ्लोट वैल्यू, दोनों इंटरनली फ्लोट वैल्यू रहेंगी आपकी। तो लिख लीजिए यहाँ पे, बोथ इंटरनली फ्लोट वैल्यू। देखिए ये सारे क्या हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाए जा रहे हैं, आपको सिंपल समझना है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, जिसमें डेसिमल वैल्यू होती है, नॉर्मल इंटीजर जिसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर, और आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो आपके रियल और इमेजिनरी के पार्ट के कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अगर आपको यूज़ करना है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सेस करना है, तो सिंपल आप कर सकते हो। आपने कोई वेरिएबल लिया जेड डॉट, रियल पार्ट अगर निकालना है तो रियल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, फॉर रियल पार्ट, रियल पार्ट का एक्सट्रैक्शन आप यहाँ से कर सकते हो। और z डॉट आई एम जी, ये क्या है आपका इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला आपका डेटा टाइप क्लियर हो गया है। अब नंबर आपका क्लियर हो गया, नंबर के तीनों टाइप हमने डिस्कस कर दिए। अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग की।
देखिए स्ट्रिंग हमने वैसे भी काफ़ी चीज़ों में पढ़ लिया है कि स्ट्रिंग पिछले वाले पार्ट में। तो अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रिंग का डेटा टाइप, हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो सेकंड क्या है आपका, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होप आपको क्लियर भी हो चुकी होंगी स्ट्रिंग का मतलब अब क्या होता है। अगर कल को आपसे कोई पूछे स्ट्रिंग का मतलब क्या है, तो आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए। स्ट्रिंग क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हम इसके डेप्थ में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग लिख दी, तो सपोज एक यही है जो आपका नॉर्मल लिख लेते हैं हम अपना नाम, माई नेम इज़ रोहित, ठीक है। सपोज ये किसी वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा। तो ये जो है पूरी की पूरी ये आपकी एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये जो एम है आपका, ये वाई है, ये एन है, ये ए है, ठीक है। इन सब का क्या है, मेमोरी लोकेशन में कहीं ना कहीं कोई स्पेस है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के डाटा टाइप में क्या खासियत है, आप इसके इंडिविजुअल नंबर को भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे एम है यहाँ पर, ई है, एस है यहाँ पर, आर है यहाँ पर, यानी हर एक कैरेक्टर पे आप वर्क कर सकते हो। क्लियर। तो इसलिए ये आपके पाइथन इसको काफ़ी इम्प्रूव किया है इन्होंने, ठीक है। जहाँ पर आपके जो पुरानी लैंग्वेजेस में फीचर नहीं हो पाते थे वो इस लैंग्वेज में है आपके। तो स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ प्योर यूनिकोड कैरेक्टर। देखिए लिखिए यहाँ पर थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी, सीक्वेंस ऑफ प्योर यूनिकोड कैरेक्टर। आपकी पाइथन की जो फंक्शनिंग है वो और लैंग्वेजेस से थोड़ी सी अलग है मेमोरी एलोकेशन में, जो हमने लास्ट क्लास में पार्ट 2 में कवर कर दिया था। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा हो तो पार्ट 2 इसका देखिए, वहाँ पर आपको पिछली वाली क्लास का क्लियर हो जाएगा। अब स्ट्रिंग क्या करता है, देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग करता है होल्ड, क्या करेगा, स्ट्रिंग होल्ड करेगा हमेशा, क्या होल्ड करेगा, एनी टाइप ऑफ नॉन कैरेक्टर, एनी टाइप ऑफ नॉन कैरेक्टर, यानी जो आपके कैरेक्टर हैं किसी भी टाइप के। अब वो नॉन टाइप कौन से होंगे आपके, जैसे सपोज आपके कोई लेटर्स हैं, ठीक है, कोई नंबर्स हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर होंगे आपके, ठीक है। तो ये सारे इन इस तरह के सबको होल्ड करेगा। अब यहाँ पर हमने नाम लिया है यूनिकोड का, ठीक है। तो यूनिकोड भी आपको क्लियर होना चाहिए कि यूनिकोड होता क्या है। तो यूनिकोड के बारे में देखिए यूनिकोड क्या है, आपका एक सिस्टम है। यूनिकोड क्या है, एक सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है। यूनिकोड इज ए सिस्टम डिजाइन्ड टू रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, टू रिप्रेजेंट एवरी कैरेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज, यानी आपकी हर एक लैंग्वेज के और हर कैरेक्टर, यानी हर एक लैंग्वेज के एवरी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपका यूनिकोड है। एवरी कैरेक्टर फ्रॉम एवरी लैंग्वेज, यानी आपकी जितनी भी भाषा है उन सब के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिकोड बनाया गया है। इसीलिए आपके पाइथन में क्या है, आपका जैसे जितना भी सिस्टम है वहाँ पर आपके हर एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी में लोकेशन बनाई गई है। जैसे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, अप टू जितने भी आपके कैरेक्टर होंगे उन सब के लिए मेमोरी लोकेशन बनाई गई है, उन सब का एक एड्रेस होगा। अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग के बारे में हमने बात कर दी थी। स्ट्रिंग क्या होता है आपका, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर को आप इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हो, किससे, इंडेक्स से। तो इसके स्ट्रिंग के अंदर और भी लिख लीजिए जो पॉइंट आपके बच चुके थे। स्ट्रिंग क्या है आपका, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये आपको समझ में आ गया। एक सीक्वेंस में जो कैरेक्टर होते हैं उनको बोलते हैं आप स्ट्रिंग। और ये क्या कर सकते हैं आप, ईच कैरेक्टर कैन बी इंडिविजुअली एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स, ठीक है। यानी इंडेक्स के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं, जैसे एन है आपका, यहाँ पर रोहित डाल दिया आपने, ठीक है। तो ये मेमोरी में किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं आपके, देखिए एक मेमोरी रहेगी आपकी। देखो सब कंप्यूटर सीखने का सबसे आसान तरीका है आप उसको पिक्टोरियल फॉर्म में सीखो। मैं कोशिश यहाँ पे वही करता हूँ कि आप पिक्टोरियल फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओ।
तो ये रोहित नाम यहाँ पे जाएगा, ये एन नाम का एक स्ट्रिंग है, तो ये 0 लोकेशन पे रहेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है। अब क्या है, आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं ये लोकेशन रहेगी, और इसको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि जो एन का 0 रहेगा वो रहेगा आपका आर। ठीक है। एन की 1 पोजीशन पे कौन रहेगा, ओ। एन की 2 पोजीशन पे कौन रहेगा आपका, एच। ऐसे आप अपना नाम भी लिखोगे तो वो भी इसी तरह से एलोकेट रहेंगे, आई। और एन 4 रहेगा आपका, यहाँ पर रहेगा टी स्टोर। ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या है, ये आपके स्ट्रिंग वर्क करता है आपकी मेमोरी में। होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अगर आपको एक्सेस करना है स्ट्रिंग को तो इस तरह से आप एक्सेस कर पाओगे। हम इनका प्रैक्टिकल वर्क भी देखेंगे कि किस तरह से हमें एक्सेस करना है। तो हमारा थर्ड टाइप क्या है डेटा टाइप, वो है हमारा लिस्ट। ठीक है। लिस्ट हमने पहले भी कवर किया, ये सारे टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखनी है तो आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पर। ठीक है। तो लिस्ट क्या है, एक तो म्यूटेबल। ठीक है। हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल का अलग से पूरा का पूरा लेक्चर बना रखा है। तो लिस्ट क्या है आपकी, म्यूटेबल म्यूटेबल। ठीक है। देखिए म्यूटेबल का मतलब क्या है, जो चेंज हो जाए, यानी विच इज़ चेंजेबल। ठीक है। और ये किस तरह से, ये आपके कौन से वाले ब्रैकेट से साइन होते हैं, देखिए ये वाले जो ब्रैकेट होते हैं ना आपके स्क्वायर ब्रैकेट, इनसे ये यूज़ किए जाते हैं इनको इनिशियलाइज करने के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए ये क्या होता है, लिस्ट ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेटेड, यानी कोमा से सेपरेटेड रहेंगे, कोमा सेपरेटेड वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि क्या क्या होते हैं। सपोज कुछ एग्जाम्पल, हमने एक लिस्ट बनाई, यहाँ पर लिस्ट में क्या है, 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट पूरी बन गई, तो ये भी जैसे आपकी स्ट्रिंग मैंने भी बताया था, इनकी मेमोरी लोकेशन भी यहाँ पे स्टोर रहेगी कि ये सबसे पहला वाला 0 पे, फिर ये 1 पे, फिर ये वाला 2 पे, फिर ये 3 पे, ये 4 पर, और ये 5 पर। ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ये इस तरह से स्टोर रहेंगे आपके कहीं ना कहीं मेमोरी लोकेशन पे। ठीक है। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है। और ऐसे ही सपोज आप कैरेक्टर, सपोज आपने कोई स्टोर किए, जैसे ए, ये आपने एक लिस्ट बनाई, यहाँ पर आपने कुछ कैरेक्टर रख दिए, आई, ओ, और ये यू। तो ये वाले क्या रहेंगे आपके, ये वाला 0th प्लेस पे रहेगा, ये वाला 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, और ये 4 पर। आप इनको इंडिविजुअली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। जो भी आपका लिस्ट का नाम रहेगा, सपोज़ ये L2 है आपका, ठीक है, ये L1 है, तो इस तरह से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। और क्या क्या कर सकते हो यहाँ पर, जैसे एक आपने L3 भी ले लिया, L3 में आपने क्या किया, कुछ स्ट्रिंग डाल दी, जैसे राम। ठीक है। तो अलग अलग डेटा टाइप के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है खाली एक ही डेटा टाइप का होगा कि आपने नंबर न्यूमेरिक डाले तो न्यूमेरिक रहेंगे। यहाँ पर क्या आप अलग अलग डेटा टाइप के भी डाल सकते हो। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये थी आपकी, ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी ये ग्रुप है किसका, जिसमें कोमा लगे हुए हैं, कोमा सेपरेट कर रहा है इनका वैल्यूज़ को, ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यूज़ रहेंगी। तो अब लिस्ट आपने समझ लिया, ऐसे ही आप टपल को समझोगे। टपल क्या है आपका, नॉन चेंजेबल, यानी इम्यूटेबल। टपल, अब टपल के बारे में समझते हैं, टपल होता क्या है। तो टपल है आपका नॉन चेंजेबल। इसके बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपके पाइथन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप चेक कर सकते हो। और जिसने नहीं देखी डिटेल में, तो वहाँ से इसको डिटेल में भी, डेप्थ में भी देख सकता है। यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं उस टॉपिक को। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टपल होते हैं, ये किस तरह से आपको मेंशन करोगे, इस वाले ब्रैकेट से, यानी जो पैरेंथेसिस होते हैं आपके, पैरेंथेसिस। ठीक है। पैरेंथेसिस से डिनोट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये भी आपके ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेटेड वैल्यू हैं एनी डेटा टाइप के। ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेट, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ कोमा सेपरेटेड रहेंगे आपकी वैल्यूज़, यानी जो भी वैल्यू रहेंगी वो कोमा में सेपरेटेड रहेंगी, जैसे मैंने आपको दिखाया है, वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक है। बस दोनों में यही डिफरेंस रहेगा, लिस्ट और टपल में ये इम्यूटेबल होती हैं, वो म्यूटेबल रहेंगी। ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, वो देख लेते हैं हम।
एग्जाम्पल सबसे पहले एक लिस्ट बनाई आपने, ट्रपल बनाया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, इस टपल को 2 4 5 7, ये इसकी प्रॉपर्टी है, चेंज नहीं कर पाना, ठीक है। हालांकि स्टोर ये इस तरह से ही होते हैं, वो भी दिखाएंगे आपको किस किस तरह से, दोनों में डिफरेंस किस तरह से रहेगा स्टोरिंग का। उसके बाद जैसे एच है, यानी जहाँ पर आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है किसी की लिस्ट की, तो आप अपना लिस्ट यूज़ करिए, और जहाँ पर वैल्यू आपको चेंज नहीं करनी वहाँ पर आप टपल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल ऑफ किसके, टपल्स के कुछ एग्जाम्पल है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इनको। इनका प्रैक्टिकल भी हम करके देख लेंगे। डिक्शनरीज, अब डिक्शनरी क्या होता है आपका, डिक्शनरी भी एक क्या है आपका अनऑर्डर्ड सेट है जो कोमा से डिवाइडेड होते हैं आपके, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा आपका की और वैल्यू की फॉर्म में रहेंगे, यानी पेयर जोड़े बने रहेंगे। तो वो किस तरह से होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिक्शनरी जो आपके रहेंगे उनमें कौन से ब्रैकेट यूज़ होते हैं, ये तरह के, यानी करली ब्रेसेस जो वाले होते हैं, तो वो यूज़ होते हैं। और डिक्शनरी होता क्या है, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कोमा सेपरेटेड की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, और ये पेयर होता है इनका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दो रहेंगी आपकी, डिक्शनरी में हमेशा क्या होता है, नंबर, यहाँ पर एक चीज़ प्रॉपर्टी है वो भी ध्यान देनी है आपको, कि आपकी दो की सेम रहेगी, टू की, नो टू की आर सेम, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ए, अब एग्जांपल देख लेंगे उसके थ्रू आपको पता भी लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यूनिक की अलाउड, सिर्फ यूनिक की अलाउड रहेंगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक हमने बनाते हैं किस तरह से, एक वी नाम का हमने डिक्शनरी बनाया, यहाँ पर एक की बनाई और यहाँ पे वैल्यू दे दी इसकी 1, ठीक है। फिर एक कोमा गया, फिर एक बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करेंगी। अब यहाँ पर सपोज आपको आपने क्या किया, कुछ वैल्यू एक्सेस करवाई, तो कैसे करवाओगे, तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर सपोज आपने की देनी है ब्रैकेट में सी दे दिया, ठीक है, और इसको प्रिंट करवाया, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, सी में कहाँ वैल्यू है आपकी, सी में आपको 3 है, तो यहाँ पर 3 ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो एज ये डिक्शनरी का कंसेप्ट है, हमने डिक्शनरी को भी कवर कर रखा है, जैसा कि मैंने बताया था सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं, ये रिवीजन टूर है। तो होप आपको याद आ गई होंगी चीज़ें सारी, अगर आपने पहली वीडियो देख रखी है। तो ये लास्ट था आपका डिक्शनरी का। अब आपके पाइथन में जो बिल्ट इन कोड डेटा टाइप थे वो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपने नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस भी आपको पता लग गया है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप के क्या होते हैं। अब कुछ हम इम्यूटेबल टाइप के बारे में देखेंगे कि वो उनके एग्जाम्पल क्या हैं, वो किन किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन बेसिकली होता क्या है वो देखते हैं। चलिए स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। तो म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल दोनों के टाइप किस किस तरह के होते हैं। देखिए म्यूटेबल का आपको समझ में आ गया, चेंजेबल जो चेंजेबल हो जाए, और ये कौन से होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं आपके जो चेंज नहीं हो सकते, यानी नॉन चेंजेबल, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इनको यूज़ करोगे तो आपको आगे आगे ऑटोमेटिकली ये याद होते रहेंगे। तो अब बात करते हैं हमारे इम्यूटेबल में किस किस तरह की कैटेगरी आती है। देखिए सबसे पहले हम डाल देते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, अब इम्यूटेबल का मीनिंग आपको सबसे पता लग गया कि नॉन चेंजेबल है ये वाले, तो इसका मीन्स है नेवर, लिख लीजिए नेवर चेंज दियर वैल्यू, दियर वैल्यू, ठीक है। अब
इसमें कौन कौन से इंक्लूड हो वो भी देख लेते हैं हम, कि इम्यूटेबल टाइप के किस किस तरह के होंगे। जो आपके इंटीजर होंगे, ठीक है, यानी जितने भी आपके इंटीजर होंगे वो भी इम्यूटेबल में आए। और आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये भी आप इम्यूटेबल में आएंगे। और ये किस किस तरह से काम करते हैं वो भी हम देखेंगे अभी। और जो आपकी बुलियन टाइप की जो वैल्यू होंगी वो भी इम्यूटेबल में आ जाएंगी। देन आपके स्ट्रिंग हो गए, जो स्ट्रिंग्स है वो भी इम्यूटेबल में। और टपल जो हमने अभी पढ़ा था कि टपल भी आपका क्या होता है, इम्यूटेबल, यानी नॉन चेंजेबल होता है आपका। लिस्ट चेंजेबल हो जाती है लेकिन टपल नॉन चेंजेबल होता है आपका। तो हम देखते हैं कि इंटीजर किस तरह से आपका इम्यूटेबल होता है, उसकी हर एक वैल्यू इम्यूटेबल कैसे होती है। तो देखिए स्क्रीन पे सारे के सारे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेटिकली आपको बताता हूँ। देखिए जो इंटीजर होता है आपका, इंटीजर, इंटीजर में ईच वैल्यू इज इम्यूटेबल, ईच वैल्यू इज इम्यूटेबल। इसको हम प्रूव करके देखें किस तरह से इम्यूटेबल होती है। तो देखिए आपकी जो मेमोरी सिस्टम है वहाँ पर बहुत सारी वैल्यू स्टोर होती हैं। पाइथन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई काउंटिंग है आपकी 5 से लेकर 10 तक, वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। तो 5 हो गया, ठीक है, अब ये 6 हो गया, यहाँ पर 7, फिर 8, ठीक है, देन 9, और फिर यहाँ पर क्या है 10। तो ये सब क्या है, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर रहेंगी। सपोज ये इसको हम 200 पे कर देते हैं, ये 300 पे हो गया, ये 400 पे। ये हम अपने अकॉर्डिंग मेमोरी लोकेशन ले रहे हैं। हालांकि आपकी जो जो बाय डिफ़ॉल्ट होगी आपकी मेमोरी लोकेशन, वो जब आप आईडी के थ्रू देखोगे किसी वेरिएबल की तो वो अलग ही होती है। आपका कुछ 10 डिजिट 12 डिजिट में कोई नंबर होगा, उस तरह की होती है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एग्जांपल देखिए क्या है आपका, कि सपोज आपने एक वैल्यू ली p, ठीक है, p इज इक्वल टू आपने क्या लिखा 5, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर p इज इक्वल टू 5 का मीनिंग क्या रहेगा, कि ये जो 5 है इसको लेबल मिल गया है आपको क्या p, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट करेगा, ये इस पॉइंट करेगा, ये p इस 5 को पॉइंट करेगा। और इसकी p की जो मेमोरी लोकेशन होगी वो क्या होगी 200, ठीक है। यानी ये मेमोरी लोकेशन होगी, ml कर देते हैं, मेमोरी लोकेशन आप पूरा लिखना। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट सपोज हमने लिखी q इक्वल टू p, ठीक है। हमने एक वेरिएबल लिया q, q किसको पॉइंट कर रहा है, आपके p को। p में क्या है आपकी 5 की वैल्यू, तो एक जो q वैल्यू रहेगी, q किसको पॉइंट करेगा p को, और p किसको पॉइंट कर रहा है आपके 5 को। तो इस q का भी जो एड्रेस रहेगा, मेमोरी एड्रेस, वो भी 200 हो जाएगा, और इसका जो p का था वो भी 200 रहेगा, ठीक है। अब एक थर्ड स्टेटमेंट हम लिखते हैं। अगर हम लिखें कि r इज इक्वल टू 5, ठीक है, हमने लिखा r वेरिएबल लिया हमने, r की वैल्यू हमने क्या लिखी 5, तो ये 5 किसको पॉइंट करेगा, ये भी इस सेम को पॉइंट करेगा, ठीक है। यानी इसके लिए कौन सा लेबल मिला आपको 5, ये r जो लेबल है ये भी इसके, इस r भी में भी कौन सी मेमोरी रहेगी आपकी, ये वाली। तो ये क्या रहा आपका, ये जितने भी है इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है। यानी अगर ये 5 को स्टोर करेंगे तो ये 5 की 5 वैल्यू रहेगी, यानी ऑल वेरिएबल हैव सेम वैल्यू रेफरेंस। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप ऑल वेरिएबल, ऑल वेरिएबल हैविंग सेम रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला आपको, कि सारे इनके वेरिएबल्स की जो वैल्यू रेफरेंस है, वैल्यू रेफरेंस इन द सेंस जो इनका मेमोरी एड्रेस है वो सेम रहेगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम, सपोज कुछ और हम ट्राई करेंगे इसमें। लेते हैं हम p इज इक्वल टू 10, एक क्वेरी और ले लेते हैं हम। हमने यहाँ पे लिख लेते हैं p इज इक्वल टू 10। तो p इज इक्वल टू 10 का मीनिंग क्या है, कि यहाँ पर जो ये p है ये किसको पॉइंट कर रहा है, इस 10 को, ठीक है। p इज इक्वल टू 10 कर रहा है। अब एक ले लिया हमने r इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो r किसको पॉइंट करेगा, इस 7 नाम के इसको। और अब है q, q इज इक्वल टू r, यहाँ पे q लिया हमने, q किसको पॉइंट कर रहा है r को, और r किसको पॉइंट कर रहा है 7 को, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली q भी किसको पॉइंट करेगा, आपके 7 को, ठीक है। तो r का जो मेमोरी एड्रेस है या रेफरेंस वैल्यू है
वो क्या 400 रहेगी और क्यू की भी 400 रहेगी। और यहाँ पर जो ये पी है इसकी क्या रहेगी 700। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपकी सभी की वेरिएबल हैं जिनका डिफरेंस किस तरह से होता है आपका। जैसे मान लो ये आर है, ठीक है, इनका ये ही रहेगा और ये भी सेम अपनी जो आपका मेमोरी एड्रेस है वो शेयर करें, ठीक है, दोनों के सेम रहे। और इस केस में ये अलग रहेगा। और यहाँ देखा हमने ये जो हम किया था, ये जो कोड दिखा उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरह से काम करती है। यही काम आप प्रैक्टिकल बेसिस पे भी कर सकते हो। आपको प्रैक्टिकल के भी दिखा देते हैं, एक बार स्क्रीन पे देखिए सारे के सारे। मैं पहले आइडियली ओपन कर देता। अब आइडियली में भी जो जो हमने कोड यहाँ पे लिखे थे कोड हम वहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। इसी को ही सोल्व करके देखना है अपने को। स्क्रीन को लोड दो। देखिए स्क्रीन आपकी लोड हो गई है। अब यहाँ पर जैसा का जैसा आपने लिखा था, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं p इज टू 5, ठीक है। और दूसरा ले लेते हैं q इज इक्वल टू पी। और थर्ड ले लेते हैं r इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए एंटर किया हमने। अब प्रिंट करवाया हमने, करवाया तीनों को, यानी p कोमा q कोमा r। अब देखते हैं तीनों में क्या क्या वैल्यू। देखिए तीनों क्या हो रहा है, 555 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि सबका आईडी यानी लोकेशन क्या है। हमें इसमें हम हमारी जो थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा आई जो मेमोरी एड्रेस लोकेशन है वो सेम आ रही थी। तो यहाँ पे भी हम चेक करते हैं, प्रिंट कर देते हैं आईडी पी की भी कोमा आईडी क्यू की कोमा आईडी आर की, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, एंटर जैसे हम प्रेस करेंगे तो तीनों की आईडी आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए तीनों की सेम आईडी 072 072, तीनों में सेम आईडी आएगी। सेम आईडी क्यों आई है इसमें, क्योंकि हमने यहाँ नोट्स में देखा था। देखिए यहाँ पर नोट्स में हमने देखा था कि यहाँ पर जब P उसने P5 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फिर Q किसको पॉइंट कर रहा है, Q P को कर रहा है और P ऑटोमेटिकली 5 को कर रहा है। तो इन दोनों का मेमोरी एड्रेस 200 रहा। तो ऐसे ही जो P का एड्रेस रहेगा वो Q का एड्रेस रहेगा। और जो R का एड्रेस है, R किसको पॉइंट कर रहा है 5 को, तो R भी का 5 को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पर भी 200 वैल्यू मिली। तो इसलिए इन तीनों का इसका मेमोरी एड्रेस है वो सेम आ रहा है, ठीक है। हम इसको अलग अलग पॉइंट, जैसे ये वाला साइड वाला एग्जांपल दिया था हमने, अभी साइड वाले एग्जाम्पल में क्या है, आर को पॉइंट कर रहा था 7 को, क्यू किसको पॉइंट कर रहा था आर को, जो बेसिकली ऑटोमेटिक 7 को ही पॉइंट कर रहा था। तो इसलिए आर का और क्यू का मेमोरी एड्रेस सेम था। और जो पी का एड्रेस है वो अलग रहेगा, वो क्योंकि वो 10 को पॉइंट कर रहा है। इसको भी हम देख लेते हैं, फिर चेक भी कर लेंगे। होप आपको क्लियर हो रही होंगी सारी चीज़ें। तो एक वेरिएबल और ले लेते हैं, p इज इक्वल टू 10। p ऑटोमेटिकली इसमें क्या सबसे पहले 5 था, तो अब हमने 10 लिया, तो p का मेमोरी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, वो भी हम चेक करेंगे। p की वैल्यू हमने 10 ले ली और r की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम 7। r 7 को पॉइंट कर रहा है और q किसको कर रहा है r को, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि क्या है आपका r 7 को पॉइंट कर रहा है और q r, तो r जो है वो q क्या है ऑटोमेटिकली 7 को ही पॉइंट करेगा। तो हम प्रिंट करते हैं जैसे इनकी वैल्यू, देखिएगा क्या वैल्यू रहेंगी इनकी, पी क्यू आर, पी कोमा क्यू कोमा आर। देखिए इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या क्या होगी 10 7 7, ठीक है। यानी क्यू में भी क्या 7 आ गया। अब देखिए पी 10 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो 10 का जो मेमोरी एड्रेस मिलेगा उसको, तो वो उसको पॉइंट करेगा। क्यू 7 को पॉइंट कर रहा है तो 7 का मेमोरी एड्रेस मिलेगा। और आर का भी 7 को पॉइंट कर रहा है, तो इन दोनों के मेमोरी एड्रेस रहेंगे सेम और 10 का हो जाएगा अलग। तो अब इनकी मेमोरी एड्रेस हम प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमारे पास आउटपुट जो हम चाह रहे हैं वही मिलता है या अलग मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, ये जो P का है, P का 152 एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि ये 10 को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर जो Q है, Q 7 को पॉइंट कर रहा है तो 104, और ये 104, लास्ट के दो हमारे सेम आ गए। तो हैंस हमारा रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया है। हमारे यहाँ पर जो इसमें जो भी हमने क्वेरी लिखी थी उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है एज़ पर हमारी मेमोरी लोकेशन। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई किस तरह से ये काम हो रहा है। चलिए अब वापस अपने नोट्स पर जाते हैं और इसको ही पे आपको समझाते हैं बाकी जितना भी पार्ट आपका। इसको मैक्सिमाइज दे। होप आपको क्लियर हो रही है।
अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए, अब ये तो इम्यूटेबल हो गया, अब म्यूटेबल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। म्यूटेबल, म्यूटेबल टाइप कौन से होते हैं बेटा आपके? म्यूटेबल टाइप इसमें होते हैं जो सेम, इसमें क्या होगा आपका, मेमोरी एड्रेस आपका सेम रहेगा। तो इसमें क्या रहेगा? सेम मेमोरी एड्रेस। और वो सेम मेमोरी एड्रेस क्यों रहेगा वो भी बता देते हैं। ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। वैसे तो आपको पता है म्यूटेबल क्या होते हैं, जो चेंजेबल होते हैं, ठीक है। हमने काफ़ी बार लिख भी लिया, विच कैन चेंज, विच कैन चेंज, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? एग्जाम्पल सपोज जैसे आपका लिस्ट है, ठीक है। डिक्शनरी भी बताया था मैंने, ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं आप। और थर्ड है आपका सेट, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी जो है आपकी म्यूटेबल में आ जाती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया हमने एक सी एच के, एक वेरिएबल लिया या आपकी लिस्ट ली, और इसके अंदर हमने एक लिस्ट बना दी 2,4,6, ठीक है। अब ये 2 किस पे रहेगा आपका? ये रहेगा 0 लोकेशन पे, ये रहेगा 1 पर, और ये रहेगा 2 पर। अब देखिए यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ये लिखते हो, यानी आपकी 1 की लोकेशन आपने चेंज कर दी, ठीक है, 50 कर दी, तो यहाँ पर इसको सी एच की को अगर आप प्रिंट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2, और 4 की जगह ये चेंज हो जाएगा, 4 की जगह क्या कर देगा ये 50, क्योंकि ये 1 लोकेशन पे कौन है? 4 स्टोर है। यहाँ पर आपका आउटपुट 50 और फिर आएगा 6, ठीक है। इसको मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए हम आइडियली की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इस जो म्यूटेबल टाइप का एग्जांपल है वो हम करके देखते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं हम सी एच के नाम की, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट में यूज़ होती हैं, इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल ले लिए, कुछ नंबर एंटर करवा दिए, 1, 4, 6, 5, इस तरह से हमारे एक, ये क्या बन गई है आपकी लिस्ट, बन के तैयार हो गई है। अब इसको देखना चाहो तो आप देख सकते हो, आपकी लिस्ट में है स्टोर 1, 4 और 5 और 6। अब ये जो 1 है ये 0th लोकेशन पे है, ये 4 है ये 1 लोकेशन पे, ये 5 आपका 2 लोकेशन पे, और 6 लोकेशन पे है, ये 6 है आपके 3rd लोकेशन पे। तो अब चाहते हो आप कुछ चेंज करना, तो कैसे करोगे? सपोज सी एच के में आपने फर्स्ट लोकेशन है, यानी दूसरी लोकेशन पे आप चेंज करना चाह रहे हो, क्या डाल दिया? 500, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब प्रिंट करोगे सी एच के को, तो देखिए ऑटोमेटिकली 1 और ये 500, फिर 5, फिर 6, बाकी जो ये था खाली 4 की वैल्यू चेंज हुई है, क्योंकि ये आपका 1 लोकेशन पे था। क्लियर? तो इस तरह से क्या है, ये लिस्ट है, जैसे आपके डिक्शनरी है, सेट है, ये सारे म्यूटेबल, यानी इनको आप चेंज कर सकते हो। होप आपको समझ में इस तरह से चेंजेस चल रहे हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसकी मेमोरी लोकेशन भी आप चेक कर सकते हो, वो किस तरह से, देखिए यहाँ पर मैं पहले लिखवा देता हूँ, फिर इसको करके भी दिखा देंगे आपको। सपोज आपको मेमोरी लोकेशन देखनी है इसकी, आईडी और ब्रैकेट में सी एच के लिखोगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ईच टाइम यू गेट डिफरेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पर मेमोरी एड्रेस जाएगा इसका, मेमोरी एड्रेस, ठीक है, जो भी आप ब्रैकेट में डालोगे यहाँ पर उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन की तरफ देखेंगे आइडियली के अंदर, अगर हम चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं इसका एड्रेस। हमने लिखा आईडी सी एच के, ठीक है। एरर आ रहा है, देखिए हम चेक करते हैं कि एरर कहाँ पर आ रहा है। ओके, एरर इसलिए आया क्योंकि हमने ये ब्रैकेट ठीक करने हैं। तो चलो अच्छी बात है, एरर आया तो हम उसको रिमूव भी कर देंगे, ये वाले ब्रैकेट यूज़ होंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या मिला आपको? ये मेमोरी एड्रेस मिल गया आपको, कि आपका जो लिस्ट है उसका मेमोरी एड्रेस क्या रहेगा। ओके, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं इसके आगे फर्दर कि एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन के बारे में सीखते हैं। इसको कर देते हैं क्लोज, ठीक, और यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं आपके। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आपकी एक्सप्रेशन क्या होता है।
एक्सप्रेशन देखिए पाइथन में नॉर्मली कोई भी एक्सप्रेशन आपकी, जैसे a इक्वल टू 10 हो गया, b इक्वल टू 5, या कोई प्रिंट स्टेटमेंट है, वो सारी की सारी क्या है आपकी किसी ना किसी तरह की आपकी एक्सप्रेशन ही रहती है। तो क्या होता है ये एक्सप्रेशन का मीन्स है कि किसी वैलिड कम्बिनेशन होता है, वैलिड कम्बिनेशन। किस चीज़ का वैलिड कम्बिनेशन? ये होता है आपके ऑपरेटर का, लिटरल का, या वेरिएबल का। वैलिड कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर प्लस लिटरल प्लस वेरिएबल। ठीक है। अब ऑपरेटर आपने पढ़ लिए थे, ऑपरेटर क्या होता है, लिटरल मैंने पढ़ा दिए थे डिटेल में यहाँ पर भी, और अलग से आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में भी है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ से भी कर सकते हो। और वेरिएबल क्या होता है वो भी हम करंटली हम पार्ट 1 पार्ट 2 में हम कवर करे जा रहे हैं। ठीक है। तो होप आपको ये क्लियर भी हो रहेंगी। तो एक्सप्रेशन इन पाइथन होता क्या है, अब कौन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा आपका अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वे सारी, जैसे मान लो 2 + 5 है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 3, या -8 × 6, ये यहाँ से डिलीट हो गया, इसको ठीक करते हैं। ऑपरेटर प्लस लिटरल प्लस वेरिएबल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपकी इस तरह की रहेंगी। ठीक है। और दूसरा स्ट्रिंग हो गई आपकी, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन रहेंगी। ठीक है। हम खाली रिवीजन कर रहे हैं, हम इसको ज़्यादा डेप्थ में लेके नहीं चलेंगे, बस समझने के लिए, ताकि आप अपनी प्रोग्रामिंग को जल्दी से जल्दी शुरू कर सको। ठीक है। आपके रिलेशनल एक्सप्रेशन रहेंगी, जैसे x ग्रेटर देन y लेस देन इक्वल टू z, इस तरह से जो रहेंगी वो सब। उसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। लॉजिकल में जैसे a और b, ठीक है, इनको करके भी देख लेंगे हम आगे आगे, जहाँ पर ज़रूरत होगी हम उसके अकॉर्डिंग जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम ज़रूर करके देखेंगे सारी। और जिनका काम चल रहा है नॉर्मली उसको हम ओ लेंगे और लेंगे। ठीक है। आपकी कंपाउंड एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है। यानी जो एक या दो एक्सप्रेशन से मिलके बनी होती है। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। चलिए अब क्या है, पाइथन में दो स्ट्रिंग ऑपरेटर होते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो पाइथन में क्या होता है, पाइथन हैज़ क्या है, टू स्ट्रिंग ऑपरेटर। ठीक है। अब ये ऑपरेटर का काम क्या है और ये होते कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है आपका प्लस। ठीक है। और दूसरा क्या है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है आपके कीबोर्ड पे जो है ये वाला। इस प्लस का मीनिंग क्या है, कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन। ठीक है। कनकैटिनेशन का मीन्स क्या है आपके, सपोज दो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक एंड है और एक देन है। आप क्या चाहते हो, ये दोनों ऐड हो जाए। ठीक है। ऐड होने के बाद कैसे लगे, एंड देन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसमें अगर आपने लिख दिया आपके पाइथन में प्लस देन, तो इसका मीनिंग होगा, ये जो प्लस है इसका मीनिंग है इन जोड़ दो, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, एंड और देन। ठीक है। इसको जब अगर आप प्रिंट में लिखोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको एक रिजल्ट देगा, जो कि आपको एग्जैक्ट ये ही वाला मिलेगा जो मैंने आपके राइट हैंड साइड में लिखा है। ठीक है। तो ये आपका आउटपुट रहेगा। वहीं आपका ये जो होता है इसको क्या बोलते हो आप, रेप्लिकेशन। ठीक है। रेप्लिकेशन इन द सेंस जो आपकी रेप्लिका बना देता है। रेप्लिका मीन्स कॉपी। ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा आपके, जैसे हम चाहते हैं, हमने कोई एक स्ट्रिंग लिखी, ठीक है, हम चाहते हैं स्ट्रिंग काफ़ी बार प्रिंट हो जाए। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कितनी बार भी प्रिंट कर सकते हैं। सपोज हमने 10 बार एंड प्रिंट करना है, कोई और हमारी स्ट्रिंग है तो उसको प्रिंट करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। कैसे करोगे, आपने सिंपल क्या करना है, कमांड लिखनी है प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में एंड और मल्टीप्लाई, मान लो 5 बार प्रिंट करना। तो ये करोगे तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, सिंपल ऐसा मिलेगा कि एंड
एंड, फिर एक बार और एंड, फिर एक और एंड। ठीक है, इस तरह से आपको एक आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाले आपके स्ट्रिंग के ऑपरेटर हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, जब आप प्रोग्राम बनाओगे कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ जाती है इनकी। ठीक है, अब आपकी इसकी जो एक्सप्रेशन है उनको इवेलुएट कैसे करोगे, अलग अलग टाइप की आपकी एक्सप्रेशन है, उनको इवेलुएशन कैसे करोगे, चलिए वो देखते हैं हम। स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले है इवेलुएटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कि जो आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो कैसे इवेलुएट होती है। हर एक एक्सप्रेशन की इवेलुएशन के तरीके होते हैं आपके, ठीक है, उनकी प्रायोरिटी के ऊपर होता है कि पहले कौन सी होगी, दूसरी बार कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है जो मिक्स अर्थमेटिक आपकी है, मिक्स्ड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब ये कैसे होगी, यहाँ पे क्या करेगा, पाइथन कन्वर्ट कर देगा सारे ऑपरेंड को, ठीक है, और उसमें जो सबसे बड़ा ऑपरेंड रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका टाइप प्रमोशन कर देगा। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं। पहले लिख लेते हैं पाइथन कन्वर्ट ऑल ऑपरेंड अप टू, सारे ऑपरेंड को कहाँ तक कन्वर्ट कर देगा, उसका लार्जेस्ट ऑपरेटर हो, लार्जेस्ट ऑपरेंड होगा। ठीक है, जैसे सपोज एक है इंट दूसरा है फ्लोट, तो क्या होगा, आपको फ्लोट में कन्वर्ट करेगा। सपोज एक है इंट एक है बूलियन, तो उसको इंट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये भी आपको जब ज़्यादा क्लियर होने लग जाएंगे जब आप इनके प्रोग्राम बनाना शुरू करोगे, इनके एग्जाम्पल ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दोगे उस तरह से। देखिए जहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक ऑपरेटर रहेगा, ऑपरेंड रहेगा, दूसरा बीच में ऑपरेटर होता है, ठीक है, फिर सेकंड ऑपरेंड होता है। ठीक है, तो ये आपके ऑपरेंड, ये ऑपरेंड हो गए। अब यहाँ पर इनमें से जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, यानी जो ज़्यादा सुपीरियर रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या नाम है, वो जो है इसका क्या बोलते हैं उसको, टाइप प्रमोशन इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये वाला, यानी उसका जो डेटा टाइप है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। और उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, सॉरी कन्वर्सेशन नहीं, कन्वर्जन। ठीक है, देखिए इम्प्लिसिट में क्या होगा, इंटरनली, इंटरनली कन्वर्जन होता है, इसमें क्या होगा, इंटरनली कन्वर्जन। इंटरनली कन्वर्जन का मतलब है जो टाइप प्रमोशन है ना, ठीक है, यानी आप टाइप को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर दे रहे हो। प्रमोट कैसे, जो इंट है उसको फ्लोट बना दे रहे हो, बूलियन है उसको इंट बना दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ये इंटरनली प्रोसेस होता है उसका। ठीक है, वो आपके जो भी रहेंगे आपके उस पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, और आप पाइथन में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर देखिए ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे होता है, सपोज आपका कोई डेटा इंट है, ठीक है, और फ्लोट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंट से फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रमोशन हो जाएगा इसका, यानी प्रमोट हो जाएगा। सपोज एक बूल है, ठीक है, दूसरा इंटीजर है, तो ये ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू में प्रमोट हो जाएगा। तो इसी को ही हम बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ पर यूज़र का कोई हाथ नहीं होता है, यूज़र के लिए हम अलग से बताएंगे जब एक्सप्लिसिट की बात आएगी तब। अब बारी आती है आपके जो प्रेसिडेंस है, कि आपके सबसे प्रेसिडेंस में और में कैसे कैसे ये काम करते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक टेबल होती है आपकी, टेबल ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारे काम हो, टेबल ऑपरेटर प्रेसिडेंस। मैं खाली ये बता रहा हूँ कि ये काम किस तरह से करेंगे, बाकी पूरी टेबल लिखना बहुत बड़ी हो जाएगी, आप उसके मीनिंग समझते रहिएगा। मैं बता देता हूँ किस तरह से काम करती है। इससे पहले क्या करते हो आप, पैरेंथेसिस उनको सोल्व करोगे, ठीक है, उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल अगर आपकी कोई वैल्यू है उसके बाद उसको, फिर उसके बाद आपका बिटवाइज नोर है, ठीक है, उसको सोल्व करोगे। फिर आपके अगर पॉजिटिव या नेगेटिव यूनरी नंबर है कोई, उनको आप सोल्व करोगे। और फिर आपके आते हैं जो ये ऑपरेटर होते हैं, जैसे मल्टीप्लाई, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न, ठीक है, मॉड्यूलस, इस तरह के। फिर आपके आते हैं प्लस माइनस, फिर आते हैं आपके बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, एक्सोर, और फिर और। ठीक है, इस तरह से ये लास्ट में आपके कंपैरिजन ऑपरेटर भी आते हैं इसके बाद, इनकी लिस्ट प्रायोरिटी होती है।
देखिए ये और नोट इक्वल टू, ये बहुत सारे तरह के होते हैं, यानी इसकी एक सीक्वेंस बनी होती है। जैसे आपका मैथमेटिक्स का रूल होता है ना, बोर्ड मास, वैसे ही आपके ये वाले टॉप टू यानी हाईएस्ट यहाँ पर होती है हाई प्रायोरिटी, और लो प्रायोरिटी नीचे चली जाती है। ठीक है, और इसके बाद और भी होते हैं, वो भी लिखवा देता हूँ। दो तीन और बची हैं, वो भी लिख लीजिए। यानी जैसे इज़ या इज़ नोट, ये कौन से होते हैं आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर। नोट एक्स, ये होते हैं आपके बुलियन नोट। फिर उसके बाद एंड हो गया, फिर और हो गया। ये इस तरह से आपको काफ़ी सारे जो भी ये ऑपरेटर हैं इनकी प्रेसिडेंस इसीलिए शो की गई है, ताकि आप इनके अकॉर्डिंग काम कर सको। इनका लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको और इजी हो जाए। तो ये होते हैं आपके पैरेंथेसिस। सबसे पहले पैरेंथेसिस सोल्व होंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, 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 उसके बाद बिटवाइज नोर, ये जो बिटवाइज नोर है ये वाला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, देन पॉजिटिव और नेगेटिव यूनरी, यानी यूनरी नंबर जो होंगे वो वाले सोल्व हो जाएंगे आपके। अब इनकी बारी आती है। अब ये सारे क्या हैं आपके, ये ऑपरेटर हैं, और इसमें जैसे ये तो मल्टीप्लाई डिवीजन को आप जानते हो, जो ये डबल डैश वाला होता है इसको बोलते हो फ्लोर डिवीज़न। ठीक है, फ्लोर डिवीज़न में क्या डिफरेंस होता है, इसमें फ्लोर डिवीज़न और डिवीज़न में आपको पहले पढ़ा रखा है, आप कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे। ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इनका भी पता होता है आपको। और ये वाला क्या होता है आपका बिटवाइज एंड। ठीक है, ये क्या होगा अगला एक्सोर, और ये रहेगा और। ठीक है, तो इनको आप फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमारे पास क्या है कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं कुछ। ठीक है, जो लॉजिकल वाले होते हैं, तो ये कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन। ये आपके कौन से होते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वाले। ठीक है, और उसके बाद ये बूलियन नोट, नोट हो गया, फिर एंड, एंड देन और। ठीक है, तो ये आपकी टेबल ऑपरेटर की टेबल जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की लिस्ट है पूरी की पूरी। आप इनको चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, और इनको जब याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप इनको प्रैक्टिस में ले लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा कि हमारे पास है ए कोमा बी इज इक्वल टू 3 और 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक हमने वेरिएबल लिया सी जिसकी वैल्यू है बी इंटू ए। तो हमें देखना है कि आपका जो टाइप प्रमोशन होता है, हम यहाँ पे क्या एक्चुअली क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होता है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, ताकि क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं कंप्यूटर साइंस में, तो उनमें बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को होता कैसे और ये काम कैसे करेगा उसके बारे में सीखते हैं। तो जैसे ही आपने ए कोमा बी और 3 कोमा सी दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए की वैल्यू 3 रहेगी और बी की वैल्यू 6। ठीक है, तो यही मेमोरी में जाके देखिए, हम मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन भी सीख रहे हैं, आप तो ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। तो जो 3 है ये कहीं ना कहीं मेमोरी में रहेगा। ठीक है, इसका सपोज हम मेमोरी एड्रेस मान लेते हैं, ये 6 भी मेमोरी एड्रेस में ये रहेगा, मेमोरी एड्रेस इसका 400 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमें करना क्या है, ये जो है 3 क्या है, ये इंट टाइप का है। ठीक है, और ये भी क्या है इंट टाइप का है। अब इन दोनों का क्या किया है हमने, दोनों का क्या किया है डिवीज़न, यानी b इंटू ए। ठीक है, और ये किस में चला गया आपका c में। तो b इंटू ए क्या है आपका 6 इंटू 3। ठीक है, और आप जानते हैं जो डिवीज़न का हमेशा आउटपुट फ्लोट में आता है, तो यहाँ पर क्या मिला आपको 2 और 2.0 मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये आपको मिलेगा फ्लोट में। ठीक, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है, आपने इसमें यूज़र का कहीं इंटरवेंशन नहीं हुआ, ये ऑटोमेटिकली आपका कंपाइलर आपके लिए करके देगा कि अगर आपकी दो इंटीजर वैल्यू है और अगर आपका थर्ड वाला जब यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करके दे दिया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि आपका जो डिवीज़न है ये क्या रहेगा ऑलवेज
फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक, ऑलवेज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। तो एक तो ये समझने का था, एक दूसरा एग्जांपल फिर ले लेते हैं हम। होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। फिर बी में हम देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। ए कोमा बी 3 6, और हमने सी में क्या ले लिया, बी फ्लोर डिवीज़न ये, ठीक है। तो ये भी सेम ही तरह का एग्जांपल है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ ये 3 है, ये किसको अलॉट हो रखा है, इसको कौन असाइन हो रखा है, इसको ए असाइन हो रखा है। और जो ये 6 है, इसको कौन असाइन हो रखा है, इसको बी असाइन हो रखा है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों का हम फ्लोर डिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है। यानी बी फ्लोर डिवीज़न ए। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, बी फ्लोर डिवीज़न ए। ए की वैल्यू क्या है आपकी 3, तो 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या मिला आपको 2, लेकिन ये 2 क्या होता है, 2 मिलेगा आपको इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने यहाँ पे पता है कि फ्लोर डिवीज़न क्या है, हमेशा रिटर्न करेगा, रिटर्न ऑलवेज इंटीजर, ठीक है। यानी ये फ्लोटिंग पॉइंट में डिस्प्ले नहीं करता, यानी आपको आउटपुट नहीं देता, हमेशा इंटीजर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर में ही रहेगा। तो यहाँ पर आपकी कोई भी कन्वर्जन हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये भी इंटीजर है, ठीक है, ये भी इंटीजर है। और जो आपका ये जो फ्लोर डिवीज़न है, ठीक है, ये हमेशा इंटीजर ही सेंड करता है आपको, रिटर्न करेगा फ्लोर डिवीज़न, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, याद भी रखना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बारी आ थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सी नाम से बना लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू 3,6.0, ठीक है। और हमें क्या करना है, सी इज इक्वल टू बी मॉड्यूलस ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। अब हमें इतना तो पता है यहाँ पे कि ये वाला इसको पॉइंट कर रहा है और बी इस पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा कि 3 है और 6.0 है। तो ये वाला आपका ए रहेगा, इसको रेफर करेगा बी। अब इन दोनों में आप क्या करवा रहे हो, यहाँ पर आप मॉड्यूलस कर रहे हो, यानी बी ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सी में वैल्यू रहेगी, तो हम क्या करेंगे, यानी 6.0 इसको आप करोगे 3 से, तो ये वाली तो है आपकी इंट, और ये वैल्यू किस तरह की आपकी फ्लोट तरह की वैल्यू है। तो इसको करोगे ये 2 पे जाएगा, तो 2, और यहाँ पर रहेगा 0, ठीक है। तो एक तरह से 0.0 ऑटोमेटिकली आपको क्या मिला, देखिए ये जो मॉड्यूलस होता है इसका मतलब होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर कहाँ है आपका ये, तो ये आपका फ्लोट पॉइंट मिला आपको। तो यहाँ पर आपको मिला 0.0, ठीक है, और ये मिला आपको फ्लोट। और यहाँ पर ये फ्लोट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक इंट है और यहाँ पर एक फ्लोट है। इनमें से हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जोन सा सुपीरियर रहेगा, ठीक है, वो वाला उसको टाइप प्रमोशन मिल जाएगा। तो इंट से ज़्यादा बड़ा फ्लोट होता है, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका टाइप कन्वर्जन था, छोटा सा समझने के लिए कि किस तरह से काम होता है। अब बारी आती है आप रिलेशनल एक्सप्रेशन को किस तरह से सोल्व करोगे। तो स्लाइड लेते हैं नीचे थोड़ी सी। अब देखिए यहाँ पर हाउ टू सोल्व इवेल्युएशन या हाउ टू इवेल्युएट रिलेशनल एक्सप्रेशन। इवेल्युएशन इवेल्युएशन रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी पे रहेंगे, और आपके जो लोअर इसकी जो प्रायोरिटी रहेगी हमेशा लोअर रहेगी अर्थमेटिक ऑपरेशन से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप रिलेशनल एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे। तो आपको याद रखना है इसकी प्रायोरिटी कहाँ पर रहेगी, जो आपकी टेबल मैंने ऊपर दिखाई थी अभी करके, तो उसके हिसाब से इनकी अर्थमेटिक ऑपरेटर से हमेशा लोअर रहेगी। तो यहाँ लिख भी लीजिएगा आप, ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑल कंपैरिजन यानी जितने भी आपके कंपैरिजन ऑपरेटर रहेंगे उनकी प्रायोरिटी रहेगी सेम, ठीक है। यानी उनकी प्रायोरिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन लोअर इनकी प्रायोरिटी लोअर रहेगी किसी भी लोअर देन एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। यानी अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर आ गया तो सबसे पहले आप उनको सोल्व करोगे, ठीक है। इन्हीं को ही आप क्या बोलते हो, रिलेशनल
ऑपरेटर, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस बूलियन वैल्यू, ठीक है। यानी इनका जो आंसर रहेगा हमेशा बूलियन वैल्यू में रहेगा, ठीक है, यानी 0 या 1। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे a लेस देन b लेस देन c, अगर आपके सामने ये चीज़ आ जाए तो इसका सिंपल मीनिंग आपको क्या समझ रही है, किस तरह की एक्सप्रेशन है आपकी, इसको बोलते हो चेन्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। इंटरनली इसको ट्रीट किस कैसे किया जाता है आपके कंप्यूटर में, तो इसको ऑटोमेटिकली इसको डिवाइड कर दिया जाता है कि आपका ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इससे रहेगा, ये वाला पार्ट इससे रहेगा, b और b लेस देन c, ठीक है। तो ये इंटरनली इस तरह से ट्रीट किया जाता है, ठीक है, इंटरनली ट्रीटेड, लिख लीजिए इंटरनली ट्रीटेड, यानी ऐसे ट्रीट किया जाता है, कैसे काम करता है। अब कुछ एग्जांपल हैं वो देख लेते हैं किस तरह से होंगे इसके रिलेशनल के। देखिए अगर सपोज p ग्रेटर देन q और लेस देन y है, तो इसको हम किस तरह से हम काम करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इसका मीनिंग है p ग्रेटर देन q एंड q लेस देन 1, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हैं और फिर इसको फर्दर जो भी इसमें ट्रू रहेगा उसकी वैल्यू रख सकते हैं इसमें। अब जैसे एक दूसरा है अनदर वन, a लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू b, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a लेस देन इक्वल टू n। ये आपने मैथमेटिक्स में कर रखी होंगी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट मिलेंगे जिनके पास होगी ये, तो n लेस देन b, ठीक है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर इस तरह से काम करते हैं। अब बात करते हैं हम लॉजिकल एक्सप्रेशन को किस तरह से हम कवर करेंगे, ठीक है, यानी सोल्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे, इवेलुएटिंग लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसको इवेलुएट कैसे करना है वो हम देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 25 5 और 0 प्लस 2 और ये, ठीक है। अब जो इसकी क्या नाम है, आपकी जो ये रहेगी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इनकी भी प्रायोरिटी इनसे ऊपर रहेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका जो अर्थमेटिक की हैं ऑपरेटर हैं सबसे पहले वो सोल्व होंगे। और आपको पता है अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं आपके, जैसे ये डिवीज़न है आपका, ठीक है। तो ये इस तरह के ये सारे सोल्व होंगे, उसके बाद आपके लॉजिकल ऑपरेटर सोल्व होते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये सोल्व होगा आपका, ये सोल्व होगा, तो इसको सोल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको 5, ठीक है। इसको करेंगे मिलेगा आपको 2। उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन नई वाली क्या बन गई, 5 और 2.0 प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये और है ये क्या है, आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रायोरिटी इससे कम है, ठीक है। तो सबसे पहले इनको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 5 और 4.0, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो ये रहेगा। तो यहाँ से आप कर सकते हो ये देख के कि क्या काम होता है इसका, कि देखिए आपने सोल्व इस तरह से होंगी ये सारी चीज़ें। अब एक पॉइंट नोट डाउन यहाँ पे भी कर दीजिए कि अर्थमेटिक सब एक्सप्रेशन सोल्व बिफोर लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर और एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये वाली लाइन नोट कर दीजिएगा आप। होप आपने समझ लिया होगा लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल एक्सप्रेशन किस तरह से सोल्व होती है। अब बारी आती है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, कि आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन की प्रेसिडेंस कैसे होती है, क्योंकि लॉजिकल एक्सप्रेशन में भी प्रेसिडेंस होती है, जो उनके ऑपरेटर रहेंगे उनके बीच में भी। आर्टिक से तो नीचे होती है ये, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑपरेटर बोलते टाइम एक साथ आ जाते हैं, लेकिन इनकी वर्किंग दोनों की आपने समझ ली होगी। होप आपको डाउट नहीं रहेंगे।
जैसे सबसे पहले नोट को इवेलुएट करोगे, फिर एंड को, फिर और को, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, इसकी सेकंड, और इसकी थर्ड में आप और को करोगे। अब देखिए यहाँ पर, अब इस एग्जांपल में देखिए, एक एग्जांपल ए और बी एंड नोट सी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, कि इस वाले को सोल्व करेंगे, फिर ये जो सोल्व हुआ, फिर इसकी और इसकी, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा, फिर इसका, और जो ये आंसर मिलेगा, फिर आप थर्ड वाले इसको सोल्व करोगे, ठीक है। अब बारी आती है आपकी, एक और एग्जांपल के लिए लेते हैं क्या काम करता है वो, फिर उसके एक रूल भी दिखवाएंगे आपको कि आपका एंड और किस तरह से सोल्व होंगे। होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। पी एंड क्यू, ये आपका मैथ्स का ही पार्ट होता है, नॉर्मली आपने कंप्यूटर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने किया भी होगा, ठीक है। ये वाला है, इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको सोल्व करोगे आप पी एंड क्यू और नोट आर, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सोल्व कर लोगे। अब देखिए, हम बात करते हैं जो आपका और है, और एक्सप्रेशन में ऑपरेटर है, जहाँ पर भी आपका और आ जाएगा, ठीक है। और कंडीशन में आप क्या करोगे, आप सेकंड आर्गुमेंट जब भी इवेलुएट करोगे, अगर आपका पहला वाला फॉल्स है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सेकंड आर्गुमेंट, ठीक है। सेकंड आर्गुमेंट इज इवेलुएटेड इफ फर्स्ट इज फॉल्स। अब इसका मीनिंग क्या है, सपोज आपके क्या है, ए और बी है, ठीक है। आप यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट को तभी इवेलुएट करोगे कि जब ये पहला फॉल्स रहेगा, ठीक है। अगर ये पहला ही ट्रू हो गया ना, तो आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या मिलेगा, आपको ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। आप सेकंड को तब करोगे जब पहला वाला फॉल्स है, क्योंकि और का मतलब क्या है, अगर दोनों कंडीशन में एक भी ट्रू हो जाए तो आपका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू, ठीक है। तो आपका पहला वाला अगर फॉल्स मिलेगा तो ही आप सेकंड वाले पे जाओगे, ठीक है। अगर पहला ट्रू मिल गया तो आप सेकंड पे जाओगे ही नहीं। ऐसे ही आपका एंड के केस में क्या है, देखिए एंड भी, एंड की प्रॉपर्टी क्या है, एंड में क्या होगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखें ए एंड बी। अब इसके हिसाब से क्या है, आपकी ट्रू कंडीशन कब होती है, ये ट्रू तब होगा जब आपका ये भी ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू रहेगा, यानी इसका मतलब है आप सेकंड कंडीशन तभी करोगे जब पहली वाली ट्रू रहेगी, ठीक है। क्योंकि पहली वाली अगर फॉल्स होगी तो सेकंड पे जाने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो भी फिर फ़ायदा फॉल्स ही रहेगी वो भी। तो यहाँ पर इसके अंदर लिखिए सेकंड, सेकंड आर्गुमेंट इज इवेलुएटेड इफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज ट्रू। पहला ट्रू रहेगा तो ही दूसरा ट्रू होने के चांसेस रहेंगे, तब जाके आपका एंड वाली कंडीशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू मिलेगा आपको, अदरवाइज क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला इसका रूल होता है आपके एंड ऑपरेटर का। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, स्क्रीन को नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पर एक लेते हैं हम 5 एंड 10 और 3 एंड ये, और साथ में इसके क्या है, एंड 8 लेस देन 80, ठीक है। तो ये वाला है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये आपकी क्या है, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो आपको ये तो पता है, सबसे पहले नोट सोल्व होता है, फिर एंड, फिर और, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले क्या है, सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होंगे, क्योंकि हमने देखा ऑपरेटर प्रेसिडेंस में कि सबसे पहले आपके पैरेंथेसिस सोल्व होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस के अंदर क्या क्या है स्टेटमेंट, तो पैरेंथेसिस के अंदर कोई अर्थमेटिक तो है नहीं, तो आपका ये वाला है, तो इनके थ्रू ये सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखिए 5 लेस देन 10, ठीक है, तो ये ट्रू कंडीशन है आपकी। फिर उसके बाद ये वाला सोल्व होगा। अब इसमें देखिए 10 लेस देन 5 तो नहीं है, फॉल्स है। अब यहाँ पे 3 लेस देन 18 तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। और यहाँ पर 8 लेस देन 18 ये भी आपका ट्रू है, ठीक है। तो अब आपके इनके बीच में क्या है, एंड और फिर एंड, ठीक है।
तो सबसे पहले आपकी एंड वाली यूज़ होंगी, ठीक है, फिर आपका और। तो हम टी और एफ के बीच में करते हैं कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। अब दोनों अगर ट्रू होंगे तो ही एंड में हम ट्रू लेंगे, अगर अदरवाइज एक भी यहाँ पे क्या है फॉल्स है एक, और ये ट्रू है, तो यहाँ पे एक भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट भी फॉल्स ही मिलेगा हमें, ठीक है। और अब इस कंडीशन में यहाँ पे टी एंड टी के केस में ये देखिए यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो हम ट्रू लगा सकते हैं यहाँ पर। अब क्या है इन दोनों के बीच में क्या है, और को यूज़ होगा, ठीक है। अब और में क्या होगा आपका, ओके, अब यहाँ पर एफ और टी। अब और के केस में क्या होगा, अगर एक भी ट्रू है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रू है आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑटोमेटिकली आपका आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इन एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हो। अब बात कर देते हैं हम टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका था डिटेल में, अगर आपको वॉच करना है तो आप जा सकते हो अपनी पाइथन प्लेलिस्ट में जाके। तो एक बार रिव्यू दे देते हैं, इसको रिवाइज कर देते हैं आपको। टाइप कास्टिंग देखिए, हमने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ लिया था। ये टाइप कास्टिंग कौन सी होती है आपकी, एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन का मीन्स है, यानी ये यूज़र डिफाइंड कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसको और क्या बोल सकते हो, यूज़र डिफाइंड कन्वर्जन, ठीक है। और ये किस तरह से होगा, अगर आपको कोई कन्वर्ट करना है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 5.0, ठीक है। तो यानी ये a क्या है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये क्या है b की, ये फ्लोट वैल्यू है। आप अगर चाहते हो ये जो फ्लोट वैल्यू है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो सिंपल क्या करना है आपको, इसका सिंटेक्स होता है आपका टाइप और यहाँ पर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसी तरह से आपको टाइप देना है कि आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सपोज मैं इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, और आपकी एक्सप्रेशन क्या रहेगी, एक्सप्रेशन है मेरी बी, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट टाइम से ये जो बी की वैल्यू है आपकी क्या हो जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट, यानी 5 प्रिंट हो जाएगी। तो इसको क्या कर देगा, ये कास्ट कर देगा इंट में, विल कास्ट, किस में, इंट में कास्ट कर दिया इसने। और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी स्पेसिफिक टाइप। ये क्या कर देता है आपको, फोर्सफुली कन्वर्ट कर देता है किसी स्पेसिफिक टाइप में। फोर्स एन एक्सप्रेशन टू बी स्पेसिफिक टाइप, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो अब ये आपने देख लिया कि टाइप कास्टिंग कैसे होता है, इम्प्लिसिट के बारे में भी पढ़ लिया, एक्सप्लिसिट के बारे में पढ़ लिया। होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में और बता देते हैं आपको, फिर आप उसमें आराम से यूज़ भी कर पाओगे उसे अपनी प्रोग्रामिंग में। वो क्या है आपकी है मैथ लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में। मैथ लाइब्रेरी फंक्शन देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें मैथ में क्या होगा, आपका एक ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, उसको आप बस यूज़ करना है। इसका मॉड्यूल नेम क्या होता है, जो आपकी मैथ लाइब्रेरी है उसका मॉड्यूल नेम क्या होगा आपका, मैथ, ठीक है, मैथ होगा। अब यहाँ पर क्या मिलेंगे, इसमें मैथ रिलेटेड फंक्शन, ठीक है। और ये किस पे काम करेंगे, वर्क ऑन ऑल टाइप ऑफ नंबर एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के सभी नंबरों पे काम करेंगे। वर्क ऑन ऑल टाइप ऑफ नंबर्स एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब इसमें इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट इंपोर्ट बिफोर यूज़। और इसको इंपोर्ट करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या लिखना है, सिंपल एक स्टेटमेंट लिखने, इंपोर्ट मैथ, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपका ये जो इसकी लाइब्रेरी है ये इंप हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, मैथ का यूज़ करके, यानी मैथ कीवर्ड, कोई मैथ डॉट, जो भी आप फंक्शन का नाम लिखोगे उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फंक्शन नेम। अब इसके एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी आप पूरी लाइब्रेरी को अपनी बुक से या आप नेट से जहाँ पर भी
आपको प्रेफर लगे वहाँ से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे। जैसे आपके सील है, स्क्वायर रूट है, एक्सपोनेंशियल है, फैब है, फ्लोर, लोग, काफ़ी सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए अब हम यूज़ करते हैं इसको, सपोज़ हम एक फंक्शन को ऐसे यूज़ करके देखते हैं। देखिए अभी एरर मिलेगा आपको, एक मैथ डॉट सील हम यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1.05, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या एरर मिला कि मैथ डॉट सेल, मैथ इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब देखिए यानी मैथ को मैं यूज़ नहीं कर पा रहा क्योंकि मैथ इसमें ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट मैथ। हमने जैसे ही मैथ को इम्पोर्ट किया, ये हमारी फाइल इसमें ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गई है। अब देखिए दोबारा सेम स्टेटमेंट को मैं अगर लिखता हूँ मैथ डॉट सील 1.05, तो ये क्या करेगा, आपके रिटर्न कर देगा स्मॉलेस्ट इंटीजर जो लेस देन नहीं रहेगी जो भी हमने नंबर डाला है इससे, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या मिला, 2। तो हमें ये स्मॉलेस्ट इंटीजर मिला जो आपके जो ये नंबर है इससे कम नहीं रहेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा ही रहेगा। ऐसे ही करके आप फ्लोर भी डाल सकते हो, ठीक है। अब फ्लोर को कैसे करना है, मैथ डॉट फ्लोर। तो यहाँ पर सपोज आपने वैल्यू डाली है 1.03। तो ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, ये प्रोवाइड करता है आपको लार्जेस्ट, लेकिन ग्रेटर देन नहीं रहेगा नंबर से, जो सबसे लार्जेस्ट हो सकता है। यानी 1.03 है तो आपके 1.03 से लार्जेस्ट नहीं होगा। अब देखिए क्योंकि ये 1 मिला आपको, यानी लार्जेस्ट नंबर रहेगा इससे, ठीक है। तो यानी ये वाले इस तरह के आपके फंक्शन होंगे, आप इसमें सील, एसक्यूआरटी वगैरह सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हो जो भी आपके मैथ्स में होते हैं। अब इसके लिए और क्या क्या हैं वो एक तरीका और बता देता हूँ, अगर आपको मैथ्स के फंक्शन यूज़ करने हैं, ठीक है। तो हम आपके पाइथन में हेल्प नाम का एक फंक्शन भी होता है, हेल्प की, और ब्रैकेट में आप सपोज मैथ डाल दिया आपने, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या लिखा, स्क्वीज्ड टेक्स्ट 270 लाइन, इसको डबल क्लिक करेंगे तो एक्सपेंड हो जाएगी। अब ये क्या, हेल्प बिल्ट इन मॉड्यूल है मैथ्स के। यहाँ पर क्या है, नाम इसका मैथ, डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस मॉड्यूल प्रोवाइड एक्सेस ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन डिफाइंड बाय सी स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये बहुत सारे मिलेंगे आपको, हर एक का डिस्क्रिप्शन भी मिल रखा है कि फंक्शंस कौन से हैं, ए कोस, एस साइन थीटा, टेन थीटा, टेन, ये इस तरह से आप इनको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। ये सीखने का सबसे बढ़िया तरीका, आपकी हेल्प में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, तो इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, फैक्टोरियल, फैब्स, फ्लोर, जो भी हमने यूज़ किए हैं इनका प्रॉपर तरीका भी आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर रही होंगी। तो आपका अब पार्ट 3 अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप को समझ में आया होगा। अब आप इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। पीछे के जिन्होंने पीछे के लेक्चर नहीं देखे वो पिछले वाले पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देखिए। और चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।